मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। हमारी फैमिली कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी। मैं, मेरी बहन और अम्मी अब्बू ही थे। अब्बू की एक कपड़े की दुकान थी और फैमिली बड़ी ना होने के कारण हमारा खुशहाल घराना था। अम्मी और अब्बू हम दोनों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि हम दोनों ही उनके कुल कायनात थे। उन्होंने हमें बेहतरीन कॉलेज में तालीम दिलवाई थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेरी आदत बहुत ख़राब होती जा रही थी। वजह शायद मेरे दोस्त थे। वो मुझसे अमीर थे और हर वक्त कोई घटिया हरकत करते रहते थे। पहले तो यह सब मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैं भी उनमें शामिल हो गया। कभी अम्मी अब्बू ने हमें कोई नसीहत नहीं की थी, सिर्फ एक ही नसीहत करते, दिल लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना। इस तरह हमें खुली छुट्टी मिल गई थी और अम्मी हमेशा मुझे अब्बू से बचा लेती थी। वह मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। अगर उनसे कोई कह देता कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है तो वह उस पर बरस पड़ती थी। इस तरह से मैं समझ गया था, माँ के रहते हुए इस तरह से कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैं खुलकर बदतमीजी करने लगा। अभी स्कूल में मुझे जिन दोस्तों से चिढ़ थी, मैं उन्हीं के साथ बैठने लगा और वह मुझसे हर वह बात करते थे जो पहले मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे बुरी कहाँ लगती थी। यूं ही मैं गुमराह होता गया और गुनाहों के दलदल में दस्त आ गया। फिर एक दिन हमारे स्कूल में पार्टी थी। इस पार्टी में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि घर के कपड़े नए पहन कर जाने थे। खाना अपनी तरफ से लाना था और मोबाइल कैमरा भी लाना था। फिर वह दिन भी आ गया। स्कूल में हर वक्त जैसे रंग ही रंग बिखरे थे। एहसान और फिरोज दोनों कैमरे लाए थे और हम सब मिलकर के लड़कियों की फ़ोटो खींच रहे थे। किसी लड़के ने हमें देख लिया और हमारे क्लास टीचर को बता दिया, जिससे हमें बहुत डांट पड़ी। फिर हमारे स्कूल में मियाँ सरफराज साहब आए जो हम सबको पढ़ाते थे। वह बात उन्हें भी पता चल गई थी और वह हम सबको नरम लहजे में समझाने लगे कि यह बात बहुत बुरी है, लेकिन हम बेजार से बैठे थे। तभी सर कहने लगे कि देखो बेटा, अभी तुम्हें हमारी बात बुरी लगती है, लेकिन जब तुम पर गुजरेगी तो पता चलेगा। अगर तुम्हारी बहन के साथ में कोई ऐसा करे तो कैसा महसूस होगा। फिर एहसान ने खड़े होकर कहा कि सर, हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। सर ने कहा माँ तो है। फिर वह ठिठाई से मुस्कुराने लगा, इससे क्या होता है। देखो बेटा, तुम अगर किसी की बहन के साथ में बुराई करोगे तो तुम्हारी भी बहन महफूज नहीं रहेगी। यही कुदरत का निज़ाम है। जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी ज़रूर बुरा होगा और फिर देखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर देगी। लेकिन हमने उनके किसी भी कामों में ध्यान नहीं दिया था और अपने कामों में मसरूफ़ होकर अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा। फिर क्या, अब हम बुरा काम भी करने लगे थे। लड़की को देखते, उससे दोस्ती करते, फिर उसे डेटिंग पर ले जाते जहां एहसान और फिरोज दोनों पहले से ही मौजूद होते थे और उस पर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ते। वो लड़की रोती चीखती चिल्लाती, लेकिन उसकी चीखें कमरे में ही दबकर रह जाती थी और हम लोग खूब इंजॉय करते थे। एक दिन मैं किसी लड़की को उजाड़ कर घर पहुंचा तो घर में एक भोली भाली सीधी सादी मासूम लड़की को देखा। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, मैंने कहा कि जाओ साजिया बेटी, यह तुम्हारा बड़ा भाई है, आदिल है। वह मासूम सी भोली भाली लड़की मेरी तरफ आई और बोली सलाम भैया। उसने सर झुकाया ताकि मैं उसके सर के ऊपर हाथ रखूं, लेकिन मैं आगे बढ़कर घटाई से उसे गले लगा लिया। उसने कुछ नोटिस नहीं किया और शर्माती घबराती थोड़ा दूर खड़ी हो गई। तभी माँ बोली, बेटा यह साजिया है और अब यह हमारे साथ ही रहेगी। इसे तुम अपनी छोटी बहन रूबिया की तरह ही समझना। मम्मी ने कहा, और साजिया आज से यह तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम भी मेरी तरह इस पर अपना हक जताना, रूबिया कहने लगी। साजिया तो देखने में भोली भाली लगती थी, लेकिन वह गजब की हसीन और खूबसूरत थी। साजिया अम्मी के दूर के रिश्तेदार की बेटी थी और अम्मी और साजिया माँ दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। साजिया के दो भाई थे, उसके माँ बाप दुनिया से जा चुके थे। दोनों भाई भी शादीशुदा थे और वह उसकी जरा सा भी परवाह नहीं करते थे। दोनों अपने बीवियों में मस्त थे और उसकी भाभी उसे देखकर जलन करती थी। आए दिन उससे झगड़ा करती थी, इसीलिए वह अम्मी के साथ आ गई थी। अम्मी तो पहले से ही इस बात से वाकिफ थी, इसीलिए वह खुशी से उसे अपने साथ ले आई और यूं भोली भाली मासूम सी साजिया बेफिक्र होकर इसे अपना घर समझने लगी। साजिया को जो काम बताया जाता वो डट कर करती थी और वो मेरा काम तो बहुत शौक से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने के लिए बोला था तो वह गुनगुनाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई
आदिल भाई कौन से कपड़े इस्त्री करूं? उसने बहुत ही मासूमियत से पूछा था और मेरे अंदर का दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा था। वह सफ़ेद वाले पर कर दो, मैंने कंघा करते हुए कहा था। नहीं आदिल भाई, आज ये वाला पहनो, देखो कितने प्यारे लग रहे हो आप, उसने कपड़े दिखाते हुए बोली और मैंने उसे अपने गले लगा दिया। इससे पहले मैं कोई और हरकत करता वह पीछे हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो मेरे सगे भाइयों ने भी कभी नहीं किया है जितना आप करते हैं। उसने अपने आंसू साफ किए और बाहर निकल गई और मैं उसे शैतानी मुस्कुराहट करते हुए देखता रहा और मैं सोचता रहा कि सब कुछ तो घर में ही मौजूद है, वह भी बिल्कुल नरम। यह सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं यह भी नहीं सोच सका कि वह भोली भाली लड़की मुझे भाई बोलती है और वह इतनी मासूम है कि मेरी किसी भी बात को समझती ही नहीं, बल्कि वह समझाती है कि मैं उसे भाई होने के नाते गले लगाता हूँ। फिर एक दिन सब घर वालों को मोहल्ले में किसी शादी में जाना था और साजिया ने जाने से इनकार कर दिया और मैंने भी मौका देकर इनकार कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिल सका था। सारे लोग जा चुके थे और तभी मैं बाथरूम में चला गया और कुछ देर तक पानी बहता आ रहा था। फिर मैंने साजिया को आवाज़ दिया तो वह समझी कि शायद मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वह पहले भी मुझे कपड़े देने आया करती थी। फिर जब वह कपड़े लेकर आई तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। भैया क्या कर रहे हैं? गीले कपड़े मेरी कलाई छोड़े। उसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस चली गई। मैंने कपड़ा पहना और फिर बाहर निकल आया। साजिया अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। मेरे अंदर का शैतान जाग चुका था और मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर साजिया ने दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैंने कुंडी नहीं लगाई, आप बाहर जाएं, मैं अभी आती हूँ। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। मैं उसके करीब गया तो वो कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं भैया, कोई ऐसा मजाक करता है क्या? और वह हंसकर बोली थी। मैं बेपरवाह होकर आगे बढ़ा। मुझे आगे बढ़ने दे, आप बहन भाई के रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। वह 2 कदम पीछे हटी। देखो साजिया, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं एकदम से उसे पकड़ लिया। हटो आदिल, मुझे जाने दो, तुम्हारी भी बहन है। लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया। फिर उसे उसी हालत में छोड़कर बाहर निकल गया। सब लोग शादी से लौटे तो उसे इस हाल में देखकर पैरों तले से जमीन खिसक गई। मम्मी ने भागकर उसे कपड़े से ढका और गले से लगा लिया। फिर मम्मी ने उससे पूछा तो उसने मेरा नाम लिया और मैं साफ निकल गया। मैंने कहा कि जब आप लोग आए थे तो मैं भी घर से बाहर चला गया था, लेकिन जब मैं घर वापस लौटा तो घर से एक आदमी को निकलते देखा था। जब साजिया ने मेरी तरफ इशारा किया तो अम्मी गुस्से में आ गई और उसे बुरा भला कहने लगी। मैंने तुझे घर में पनाह दी और तूने मेरे ही बेटे को फंसाना चाहा। काश मुझे मालूम होता कि तू कितनी बुरी लड़की है, इसलिए तो तुम्हारे भाइयों ने भी तुम्हें निकाल दिया। वह रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात ना सुनी। किसी ने भी उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं एक कोने में खड़ा उसे देखता रहा और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि अम्मी ने उसे घर से निकाल दिया। तभी मैं भी घर से बाहर निकल आया और कहने लगा, देखो साजिया, मैंने तुमसे कहा था कि किसी को भी मत बताना। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। अब तुम कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें वापस इस घर में ले जा सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद कर दी। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तूने आज मेरी इज्जत से खेला है और देखना मेरा बदला कल तुमसे कोई और लेगा। इस दुनिया में किसी ने भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। ये कहकर वह चली गई और अपने घर कैसे गई यह मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ भी उसकी बात सुनने के बाद उसकी भाभियों ने ही उसे गलत कहा और उस पर ही जुल्म लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। हर वह दरवाजा खटखटाया जिसे वह जानती थी, लेकिन सबने उसे धुतकार दिया। वह पागलों की तरह इधर उधर भटकती रही। कहीं उसने कुछ मर्दों को खड़ा देखा और वह बहुत तेजी से भागने लगी। आदिल के बाद उसका हर मर्द से विश्वास उठ चुका था। वह समझी कि वह मर्द भी उसके साथ वही करेंगे जो उसके साथ आदिल ने किया था। वह भागते भागते किसी चीज़ से टकराई और सड़क पर गिर गई। सामने से ट्रक आ रहे थे, उसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी। उसके मरने के बाद उसकी कहानी दबकर रह गई। किसी ने भी मुझ पर केस नहीं किया और तो और किसी ने यह भी नहीं देखा कि वह मासूम सी लड़की किस चीज़ से टकराई थी। वह मेरी बाइक की और वह भी मैंने जानबूझकर किया था। कोई मुझ पर केस ना कर सके कि मैंने उस लड़की का रेप किया है। और फिर मैं जाकर थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया
जब उसने अपनी आखिरी सांस ली तब मैंने अपनी खुलकर सांस ली और अपने आप को हल्का महसूस किया। अब हमारे घर में साजिया का जिक्र नहीं होता था। ऐसा लगता था कि जैसे वह कभी भी हमारे घर का हिस्सा ही नहीं थी। अम्मी और अब्बू अपने कामों में मसरूफ़ हो गए और मैं फिर से अपने कामों को अंजाम देने लगा। इस बात को गुजरे हुए 1 साल हो गए और एक दिन साजिया का भाई मजहर मुझसे मिलने आ गया। हम सब हैरान हो गए कि उन्हें साजिया के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। हालांकि साजिया अपने घर भी गई थी और अम्मी ने उन्हें सारा वाकया बताया तो वह एकदम से गुस्से में आ गया, लेकिन अम्मी ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मजहर घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी बीबी नाहिदा को घर बुलाया और उससे साजिया के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वहाँ यहाँ नहीं आई थी। जब मजहर ने उसे डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने उसे अपने घर ही नहीं आने दिया। मजहर अपने बीबी से बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। वह मासूम तो इस दुनिया से जा चुकी थी। अभी बदकारी का नाम पाकर 5 साल का अरसा गुजर चुका था और अब मेरी बहन भी जवान हो चुकी थी। और जब रूबिया का रिश्ता आया जो कि हर लिहाज से बेहतरीन था, अम्मी ने उसे फ़ौरन हाँ कर दी और फिर उसकी शॉपिंग होने लगी। रूबिया का सारा दहेज इकट्ठा हो चुका था। मैं भी बहुत खुश था और होता भी क्यों ना, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक साजिया का किस्सा था, हो सके तो बिल्कुल भी मैं शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने तो साजिया जैसी कई लड़कियों को उजाड़ा था। मुझे कोई पछतावा नहीं था। कभी कभी तो मैं सोचता था कि लोग जो कहते हैं कि दूसरे के साथ जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और अब तो मेरे बहन की शादी भी हो रही थी। यह सब सोचकर मैं बिल्कुल पुरसुकून था। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। रूबिया को घर पर बिठा दिया गया और अम्मी अब्बू सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए और मैं रूबिया के पास आया और उससे कहा कि तुम खाना मत बनाओ, हम होटल से खाना लेकर आते हैं। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया और होटल हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पर था, इसलिए खाना लेकर लौटने में मुझे कुछ देर हो गई। मैं खाना लेकर वापस आया तो मैंने अपने कमरे के सामने लोगों की भीड़ देखी। मैं उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा तो मैं देखकर हैरान रह गया। कमरे में मेरी बहन पड़ी हुई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं साजिया को छोड़कर गया था। मैं कांप कर रह गया और लोग उसकी तस्वीर बना रहे थे। मैं जल्दी से उसे उठाया और कमरे में ले गया। जब तक अम्मी अब्बू भी आ गए थे, वह भी यह सब देखकर हैरान हो गए। मुझे साजिया याद आने लगी जो मुझे भैया कहती और मुझे हर वह लड़की याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चल गया कि जब अपनी बहन के साथ होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि यह सब किसने किया है तो एक आदमी ने बोला कि अख्तर ने। मैंने गुस्से से उसके घर की तरफ दौड़ा। वह खाना खा रहा था। मैंने उसका गला दबाकर वहीं पर उसको मौत के घाट उतार दिया और तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस पकड़ कर ले गई। फिर मुझे अदालत में पेश किया गया जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले गुनाह कबूल कर लिए कि साजिया से मैंने ज़बरदस्ती की थी। अम्मी और अब्बू हैरान रह गए और मजहर की बीवियां शर्मिंदा होकर रह गई। मैंने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे, इसलिए अदालत से मुझे उम्र कैद की सज़ा हो गई। आज मुझे 15 महीना हो गए हैं जेल में बैठे हुए और यह सब का मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर डाली। साजिया सही कहती थी कि ऊपर वाला ज़रूर इंसाफ करेगा और उसकी बात सच साबित हुई। आज ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया था। यही मेरी सज़ा है। जब मुझे माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए थी, मैं जेल में बैठा था। बहन की शादी मेरे कर्मों की वजह से टूट गई थी। अगर मैं शादी कर देता तो मैं एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजारता, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था। साजिया रोज़ मेरे ख्वाब में आती थी और कहती थी कि आदिल तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और एक दिन वह मुस्कुराते हुए आई और कहा कि देखा आदिल, तुम्हें सज़ा मिल गई ना। किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया था, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो, उसने कैसा इंतकाम लिया मुझसे। इतने दिनों में आदिल की माँ सिर्फ 2 बार उससे मिलने के लिए आई थी। वह माँ जो दुनिया में हर किसी से लड़ने के लिए तैयार थी, वह आज उसकी वजह से अपने ख़ानदान से अलग होकर रहने लगी थी। मुलाकात पर अम्मा ने कहा था कि आदिल, मुझे बहुत शर्म आती है कि जो मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। आखिर गलती मेरी ही है जो मैंने शुरू से ही तुझे औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया। अगर तुझे इज्जत करना सिखाया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। आज मेरी माँ बाप पूरे गली में बदनाम हो चुके हैं। एक बात तो तय है कि इंसान जो कुछ भी करे, खासकर बुरा, तो उसका अंजाम पहले ही सोच ले।
क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।